हेलो देयर। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी एयरडायनेमिक्स की सीरीज़ को। ये 6th पार्ट है। तो यार अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एयरडायनेमिक्स पढ़ना क्यों होता है, एयर को स्पेसिफिकली क्यों पढ़ना होता है, फिर हमने कैसे पढ़ना होता है, फिर हमने वेरिएबल्स की बात की, फोर्सेस की बात की, रीडायमेंशन की बात की, और लास्ट हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लॉज की भी बात की। तो यार अब हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम बात करेंगे कि यार हमने जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज हम पढ़े थे, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एक तो, एज वेल एज हम आगे कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं, मतलब उसके ऊपर थोड़ी बात होने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विजुअलाइजेशन ऑफ अ फ्लो। तो हमने लास्ट टाइम कंजर्वेशन लॉज पढ़े थे। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था, हमें कंजर्वेशन लॉ पढ़ना क्यों होता है। कंजर्वेशन लॉ पढ़ना इसलिए होता है हमें क्योंकि जो हमें ना प्रिडिक्ट करना होता है कि यार हमारा कोई फ्लो, अगर हमें कोई बॉडी मूव करेगी एयर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो हमारा फ्लो किस तरीके से एक्ट करेगा, हमें उस पर प्रिडिक्शन करनी होती है। अब वो प्रिडिक्शन ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उससे, पर हम कैसे कंफर्म करें कि वो प्रिडिक्शन करेक्ट है, या फिर हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हमारे एजम्पशंस के अंदर, या फिर हमने इक्वेशन में कोई मिस्टेक ना की हो। तो उसके लिए हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से विजिबल बनाना पड़ेगा अपने फ्लो को। और आप बहुत दिन देख रहे हो, मैं ऐसे लाइनें बना देता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं पर ऐसे ऐसे करके। तो ये लाइनें है क्या, कुछ कुछ तो आप कॉमन सेंस लगा पाएंगे कि ये फ्लो को डिपेंड कर रही है, पर फिर भी इसका कोई नॉमेनक्लेचर होगा, कुछ तो होगा। तो हम उसी के ऊपर बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर इन एरोडायनामिक्स वी लाइक टू सी अ पिक्चर ऑफ द फ्लो, एंड फॉर दैट वी यूज़, देखिए हम एरोडायनामिक्स के अंदर अच्छा हम पसंद आएगा कि अगर हम लोग उसको देख पाएँ, उसको पिक्चर कर पाएँ, क्योंकि हम उसको समझ पाएँ फ्लो को कि कैसे काम कर, हम देख पाएँ उस चीज़ को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विजुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे। अब इसकी थोड़ी और डिपेंडेंस बताइए, इसका यूज़ क्यों है। ये हमें बताता है सेपरेशन के बारे में, कि मान लो आपका फ्लो ऐसे जाके सेपरेट कर गया, ये जब तभी तो देख पाओगे जब वो मतलब हमें दिखेगा, फ्लो विजुलाइज होगा। उसका फ़ायदा क्या है दिखने का, मतलब ठीक है ये अलग हो गए, तो इसमें नुकसान हमारा क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ, यहाँ पर वॉर्टेक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, टर्बुलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारी ड्रैग इंक्रीज़ कर जाएगा, हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके अलावा क्या टर्बुलेंट फ्लो हो गया कहीं पर, जैसे कि चलो ठीक है, यहाँ तो मैं सेपरेशन के कारण टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था, पर अगर डायरेक्टली कहीं सरफेस के आसपास टर्बुलेंस क्रिएट हो गया, तो वो भी झटका मारेगा बार बार हमारे फोर्स को, हमारे फोर्स बोलूँ हमारे सरफेस को या हमारे ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा रीसर्कुलेशन कहीं पर हो गया, कहीं पर ऐसे फ्लो जाता है, ऐसे रोटेट करके अंदर अंदर से घूमने लग गया, और ये ऊपर, इससे क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और एक अनइवन फोर्स क्रिएट हो जाएगा बेमतलब में। तो उसके लिए हमें ना बेसिकली प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में कैसे हमारा बेसिकली फ्लो काम करेगा, और उसे कंफर्म करने में विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ना जो नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, डैट इज़ पाथ लाइन्स, स्ट्रीक लाइन्स एंड स्ट्रीम लाइन्स। तो अब इन तीनों को ना पहले समझते हैं ये सब है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, लाइक ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, और ये कुछ फ्लो लाइंस है, यहाँ पर फ्लो लाइंस नहीं, वैसे ये है हमारी स्ट्रीम लाइंस, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ऐसे 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 यहाँ से जाता रहेगा किस इस तरीके से, और यहाँ पर यहाँ तक मतलब ऐसे ही ये पार्टिकल यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो अगर हम वापस इस पे आएंगे, एक बार पहले तीनों के बीच में डिफरेंस समझ लें, फिर बाद में यहाँ कंपेयर करेंगे आकर। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये एक नॉन स्टेडी फ्लूइड है, नॉन स्टेडी 3 डायमेंशनल फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन स्टेडी फ्लूइड है, 3 डायमेंशनल। ओके, ठीक है। तो पाथ लाइन्स है क्या, देखो मान लो कि आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने एक पार्टिकल डिस्पेंसर या फिर पार्टिकल इंजेक्टर लगा दिया, पार्टिकल इंजेक्शन होगा यहाँ पर। पार्टिकल इंजेक्शन मतलब क्या है, पार्टिकल डाले जाएंगे। अब जब हम पार्टिकल किसी पार्टिकल ने यहाँ गिराया और वो पार्टिकल कुछ ऐसे 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 मूव करा, तो जिस लाइन को, जिस पाथ को फॉलो करेगा, हम उसको बोलेंगे पाथ लाइन। जिस पाथ को एक पार्टिकल फॉलो करेगा वाइल बीइंग इन द फ्लो, जब वो फ्लो में होगा, तो हम उस लाइन को बोलेंगे पाथ लाइन। ट्रेस द कर्व ऑफ अ सिंगल पार्टिकल पाथ पासिंग थ्रू पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट से जैसे कोई पार्टिकल पास हुआ, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा उसको ट्रेस करेगा, वो उसको उस लाइन को बोलेंगे हम लोग पाथ लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है, हमने उसका शटर जो है शटर टाइम बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ स्मोक पार्टिकल ऐसे छोड़े जिसे हम देख सकते हैं, हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया। अब वो इधर हुए और लगा था शटर हुए, तो जैसे मूव करेगा लाइट गिरती रहेगी अंदर, तो हमें ऐसे पूरे लाइन से डेवलप होती हुई दिखेगी उसके अंदर
हमारे फाइनल इमेज के अंदर। अब हम देखते हैं स्ट्रीक लाइंस। देखो स्ट्रीक लाइन क्या होता है। स्ट्रीक लाइन बेसिकली आप कह सकते हो एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। क्या होती है, एक सीरीज़ होती है पार्टिकल की जो एक पॉइंट से पास करती है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ पार्टिकल छोड़े, लगातार हम इस पार्टिकल छोड़ते जा रहे हैं और वो कोई पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स को अगर हम देखें ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे मान लीजिए ऐसे हमने इधर पहले एक पार्टिकल डाला, फिर एक और पार्टिकल छोड़ा, उतने में ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया और इसकी जगह जहाँ पर पहला पार्टिकल था वहाँ पर हमारा नया पार्टिकल आ गया। फिर ऐसे ही एक और पार्टिकल आ गया, फिर एक और पार्टिकल आ गया, फिर एक और पार्टिकल आ गया, फिर एक और पार्टिकल आ गया। ऐसे हमारे पुराने पार्टिकल आगे मूव करते जा रहे हैं और ये पीछे वाले जहाँ पर पहले वो थे उस जगह पे एक नया पार्टिकल आ जा रहा है। तो ना अगर हम इन सब को देखें तो एक लाइन क्रिएट होगी, कर्व क्रिएट होगा और ये कर्व होता है हमारा स्ट्रीक लाइन। अब आप बोलोगे एक सेकंड, हमने पहले तो पढ़ा था कि यार एक पार्टिकल इससे इधर तक गया, मान लो ऐसे से गया तो हमारा पाथ लाइन है। क्या ये पाथ लाइन नहीं है? वेल नहीं, ये नहीं है। रीज़न इज़ कि मान लीजिए आपने पहला पार्टिकल ये डाला, फिर अगला पार्टिकल डालने से पहले ये कुछ हवा चली गई और थोड़ा ऊपर चला गया, पर हमारा अगला पार्टिकल इधर गया, फिर वो इधर गया, फिर इधर गया। तो ये पाथ लाइन था एक पार्टिकल के लिए। पर जब बहुत कंटिन्यूस एक सीरीज जाते हैं पार्टिकल की तो हम उन सबको एक साथ बोल पाते हैं एक स्ट्रीक लाइन। यानी एक स्ट्रीक बेसिकली मेंटेन हो रही है हमारे पार्टिकल्स की, यानी कि एक सीरीज जा रही है, सीरीज ऑफ पार्टिकल होते हैं ये जो किसी एक पॉइंट को पास करते हैं और उसकी कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थोड़ा इसका नीचे इमेज से थोड़ा समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहले आपने एक सीरीज ऑफ पार्टिकल को छोड़ा और वो पार्टिकल कुछ ऐसे हैं दिख रहे हैं आपको। पहली इमेज आपने खींची है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ये एक सीरी ये है एक हमारा बेसिकली एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज़ अ स्ट्रीक लाइन। अब हुआ कि जैसे हम थोड़ी देर कुछ हवा वगैरह चली और कुछ हुआ और ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव करे जो है ना येलो येलो येलो, ये यहाँ पर येलो नहीं वैसे कि ऑरेंजिश बोलेंगे या ऑरेंजिश है, तो ये ऐसे कुछ गया। तो ये है एक दूसरा स्ट्रीक लाइन। सेम पार्टिकल है पर स्ट्रीक्स अलग है क्योंकि कंटिन्यूस है, जो एक पॉइंट को पास करे थे एक टाइम पे। ठीक है। और अब देखिए पाथ लाइन है, ये पाथ लाइन हमारी क्या है यहाँ पर, ये जो हर एक पार्टिकल का अपना खुद का है जो उन्होंने अपना यहाँ ट्रैवल किया। फिर अगला है हमारा स्ट्रीम लाइन। अब देखो स्ट्रीम लाइन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन बेसिकली कर्व होता है जो कि वेलोसिटी टेंजेंट्स को जो है जोड़ता है। यानी कि मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल किस पॉइंट पे किस वेलोसिटी वेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। उस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम देखो, अगर किसी मान लीजिए कि आपका पार्टिकल कुछ ऐसे गया है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ कुछ ऐसी थी, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ कुछ ऐसी हो गई, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ कुछ ऐसी होगी, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। तो अगर हम इन सबको ऐसे जोड़ें ना तो ये जो मतलब इसके टेंजेंट अगर हम साइड वेलोसिटी टेंजेंट्स को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर मिलता है हमारा स्ट्रीम लाइन। ये बेसिकली क्या करता है, एनी पॉइंट इज़ अलाइंड विद द वेलोसिटी। और इससे आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अगर उस पॉइंट पे हमारा एक डी एस पार्टिकल फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि डी एस मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे ना, वहाँ पर ये यूज़ होगी लाइन। ऑलराइट, इसको देख लेते हैं एक बार मैथमेटिकली। लेस फिजिकल मोर मैथमेटिकल। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे आई होप कि ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा डिफाइन होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल। ये तो फिजिकल सेंस रखते हैं ना, ये अपने साथ मैथमेटिकल सेंस ज़्यादा रखता है। एंड हेयर वी गो, लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक डी एस करके छोटा सा, अगर हम एक बेसिकली फिर से यूलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाए ना, बहुत छोटा एलिमेंट ले ले तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी और दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर आपने साइन ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो जब खुलता है इसके पास एक साइन थीटा करके एक आता है, साइन थीटा का एक फैक्टर आता है क्योंकि हमारा जो थीटा है वो बिलोंग करता है या तो फिर 0 डिग्री या 180 डिग्री। दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है, हालांकि यहाँ वाली 0 डिग्री क्योंकि इस पॉइंट पे 0 डिग्री है। और साइन 0 क्या होता है, साइन ऑफ 0 होता है हमारा 0। तो ये ओवरऑल रिजल्ट करना चाहिए हमेशा 0 के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब वैसे तो एरोडायनामिक्स के हम ज़्यादातर बेसिकली जो है हमारे फ्लूइड को स्टडी समझते हैं। ठीक है, स्टडी यानी कि क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब हमारी वेलोसिटी बार बार क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। और अगर हम बेसिकली हमारे मतलब स्टडी के अंदर चले जाएँ ना, अपने फ्लो मतलब स्टडी फ्लो कंसीडर करें तो हमारे पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइंस एंड
स्ट्रीक लाइन्स, ये सारे के सारे जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। जो पाथ लाइन होगी वही हमारी स्ट्रीक लाइन होगी, वही हमारी स्ट्रीम लाइन निकलेगी। ये हमें ऑब्जर्व होता है जब हमारा बेसिकली फ्लो हो वो स्टेडी हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में, और एरोडायनामिक्स के अंदर ज़्यादा उसको कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम वापस आगे, जैसे कि देखिए मैंने कहा था ना हम इसके ऊपर वापस आएंगे, तो हम यहाँ पर वापस आ गए। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही हमारी पाथ लाइन भी है, यही हमारी स्ट्रीम लाइन भी है, और यही हमारी स्ट्रीक लाइन भी है। ऑल राइट, और ज़्यादातर आप इसी को देखेंगे, पर फिर भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑल राइट, अब हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं हमारे किसको, स्ट्रीम लाइन को। अब देखिए मैंने उस टाइम कहा था कि ये होता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब हम जो है क्या करते हैं कि मान लीजिए ऐसे करके हमारा कोई फ्लो जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, हमने यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट मार्क किया और एक एक्सेस क्रिएट कर दी। फिर हम लोग क्या किया, हमने उस पॉइंट को ट्रेस किया यहाँ पर। अब हम लोगों ने जब उसको ट्रेस किया ना, तो हमने क्या बोला यार, अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को dx कह दें, अगर हम यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को, और क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो अगर हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें, डैट माइट बी u, एंड y में ये होगी क्या, v। और अगर हम इस पॉइंट में, मतलब हम इसकी तरफ आ जाएं कि यार अगर हम लोग डिफ़ाइन करें हमारे फ़्लो की ऐसे लेंथ को, फ़्लो मतलब हमारे जो फ़्लो का हम छोटा एलिमेंट ले रहे हैं ना ds, हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी मतलब डिस्टेंस को नापें या फिर लेंथ को नापें, तो हमारी एक आएगी dx और एक आएगी हमारी dy। और अगर हम इस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का स्लोप सेम होगा, यानी कि अगर हमारा ये ऐसे ना होकर के ऐसे हमारा फ़्लो जाता है ना, और अगर हम इस फ़्लो में ऐसा सा एक एलिमेंट लेते, तो इधर ही इसकी वेलोसिटी आती और इधर ही हमारा ds आता है, ds और v, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहते हैं। और अगर दोनों पैरेलल रहेंगे ना, तो इन दोनों का स्लोप सेम रहेगा, एज दे बोथ आर पैरेलल, ये दोनों हमेशा पैरेलल है, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा स्लोप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर वो सेम रहेगा, लेट सारा तो मिटाना भी, रुक जाते हैं फिर। तो हम यहाँ पर आते हैं, अब हम स्लोप को लिखें तो हम ds के हिसाब से स्लोप है हमारा ये, और वेलोसिटी के हिसाब से स्लोप है हमारा ये, और क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद में थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, एक 2D स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन मिलेगी अपने को। और ऐसे ही हम लोग अगर एक ही तो दो डायरेक्शन के थे ना, एक्स और वाई, अगर हम सारे डायरेक्शन के लिए निकालें तो हमें ये एक सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन इक्वेशंस मिलेगी जो 3D के अंदर काम करती है। ओके, अब इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने मैथमेटिकली ये इक्वेशंस निकाल ली हैं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये है क्या, स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टीज़। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ बिहेवियर होता है स्ट्रीमलाइन का हमारे। तो स्ट्रीमलाइन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहली चीज़, स्ट्रीम कभी भी आपस में ना एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी कि कभी काटती नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रीमलाइन जा रही होगी और ये एक स्ट्रीमलाइन है, तो इसके बीच में मान लो यहाँ पर भी और स्ट्रीमलाइंस होंगी। अगर यहाँ पर इस स्ट्रीमलाइन में कोई फ्लूइड का एलिमेंट है जो फ्लो कर रहा है ना, तो वो इसके अकॉर्डिंग से चलता चला जाएगा, वो क्रॉस नहीं करेगा। वो वैसे ये नहीं होगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ऐसा नहीं होगा। ये जिस तरीके से मतलब ये डिफ़ाइन हो रहा है ना, ये बाउंड्रीज डिफ़ाइन हो रही हैं, ये इसके हिसाब से ही चलता चला जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि स्ट्रीम कहीं पर भी अगर मान लो कन्वर्ज करती है, एक्सपैंड करती है ना, तो फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसे थोड़ा ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ओके ठीक है, ऐसे करके हमारी एक बॉडी है, ठीक है, एंड हमारी बॉडी का क्या सीन है ना कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ फ्लो जा रहा है, एंड ये फ़्लो एक्चुअली निकलना था कुछ ऐसे, पर अब ये फ़्लो कुछ निकल रहा है कुछ कुछ ऐसे करके। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर ना कुछ स्क्वीज़ हो गया एरिया। अगर हम इस एरिया को थोड़ा जूम इन कर लें, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एरिया मान लीजिए ए था, तो यहाँ पर अब आपका एरिया जो लेफ्ट है वो है A0। और ताकि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी मेंटेन रहे, यानी कि मास का जो हमारा बेसिकली ये इसकी जो गवर्न हो रहा है ना, ये बेसिकली हो रहा है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। उससे ना ये जो है मतलब ठीक है, थोड़ा और क्लियरफाई करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से जितना मास एंटर करा, मान लो यहाँ से m मास एंटर करा, तो यहाँ से m ही निकलना चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए
एक इक्वेशन ड्राइव होती है, डैट इज़ A1 टाइम्स V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2. दिस इज़ दिस इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी. इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ वेलोसिटी कम होगी, कहीं अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी. बेसिकली इस एक सिद्धांत को कवर अप करता है. तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं एरिया जो है डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. तो उससे क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और आगे हल्की जाके फिर डिक्रीज़ कर जाएगी. पर ओवरऑल अगर हम देखें तो एक इंक्रीमेंट हमें नज़र आएगा वेलोसिटी के अंदर. ओके. एंड इसी के ऊपर थोड़ा बर्नौली का सिद्धांत भी चलता है जो कि एनर्जीज को अपोज करता है. देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला कि बर्नौली का जो हमारा सिद्धांत होता है ना, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर ही काम करता है. तो यहाँ से हमारा क्या करना हो जाता है, जो हमारे बेसिकली आप कह सकते हो फ्लूइड इक्वेशंस, फ्लूइड मतलब विजुलाइज फ्लूइड, ऐसे बोलते हैं फ्लूइड विड्स बोलते हैं इस चीज़ को. तो यहाँ से हमारी ना ये चीज़ें कवर हो जाती हैं कि कैसे हम लोग क्या विजुलाइज कर सकते हैं हमारे फ्लूइड को, किस तरीके से वो मूव कर रहा है और उसको कैसे देख सकते हैं. हमने कुछ रूल्स बनाए, हमने कुछ नोमेनक्लेचर बनाए. अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम जाएंगे स्ट्रीम फंक्शन पर. तो बेसिकली ये स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है. स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन होता है. स्केलर फंक्शन होता है किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो का 2D के अंदर, जो कि वेलोसिटीज़ का यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइंस. कुल मिला के ना ये बेसिकली हमारे एनालाइज करने में, कैलकुलेशंस करने में आसानी होती है, क्योंकि आप ना मैथमेटिकली चीज़ों को डिफाइन कर दे रहे हो. और ऑब्वियस रीज़न कि अभी हमने पीछे यहाँ पर मैथमेटिकली हमने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस डिफाइन करी, अब हम उसी को यहाँ पर ला के रखेंगे और प्रॉपर फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो हमें एनालाइज करने में चीज़ों को मदद करे. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर ये निकाल दिया था, डेट इज़ dy/dx इज़ इक्वल टू v/u. एंड इसको हम थोड़ा सा थोड़ा मतलब आप कह सकते हो क्या, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें कुछ कुछ ऐसा मिलेगा. और हम जब इसके बोथ साइड इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमें फंक्शंस मिलेंगे, एक g एक h, मतलब दो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे और दो कांस्टेंट मिलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स. आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जो कि परिस्थिति के अनुसार बदलते रहें. ऑल राइट. तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम कंडक्ट करें तो हमें कॉमन फंक्शन निकाल पाएंगे और उसके हिसाब से ये कॉमन कांस्टेंट निकाल पाएंगे. और एट दी एंड हम लोग इसको जब इक्वेट करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन जो है एक कांस्टेंट सी के बराबर है. अब जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यार अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारा तो रेशो वेशो का सीन बन जाना चाहिए कुछ कुछ. तो हाँ, आप मैथमेटिकली सही जा रहे हो, पर अगर हम थोड़ा और उसमें मैथमेटिकल, बेसिकली सर ने भी यहाँ पर मिस्टेक किया था. अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत और मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन बोलो कॉम्पिटिशन्स करें ना, मतलब थोड़े से और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करें यहाँ पर, तो हम ओवरऑल कुछ कुछ ऐसे ही रिजल्ट के पास एंड करेंगे. तो इससे ना जो हम समझना चाह रहे जो है इंट्यूशन, इसके अलावा इंट्यूशन और एंड हम लोग क्या समझ रहे हैं, फिजिकल मतलब समझना चाह रहे हैं, फिजिकली हम फील कर पाएँ कि कैसे एक चीज़ हवा में मूव कर रही है. तो उस चीज़ को समझने की जो हमें चीज़ चाहिए वो सब कुछ इससे भी डिफाइन हो जाएगी. तो मैं भी इसी कंटिन्यू करूँगा. ऑल राइट. तो देखो वैसे तो ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारा, सी क्या है यहाँ पर, एक आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है. पर फिर भी हमें कोई फील नहीं आ रही इसे देख के कि ठीक है, हम फंक्शंस कुछ कुछ समझ आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस जो है हमारे वेलोसिटी से डिफाइन हुए हैं, जो कि हर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे चेंज आउट होंगे. ठीक है, पर ये कांस्टेंट ठीक है, हम चीज़ें कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा कुछ फिजिकल मीन नहीं दे सकते क्या हम चीज़ को, तो बिल्कुल दे सकते हैं. अब सीन क्या है कि ये जो हम कांस्टेंट है ना, हम इसको मान सकते हैं बेसिकली ये कांस्टेंट है, यानी कि किसी गिवन सिचुएशन के अंदर कभी चेंज नहीं करना चाहिए. ऑल राइट. तो हमें सबसे पहले तो किस चीज़ से हम उसको फ्लूइड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं. तो उसमें अगर हम जाएँ तो हमें पता चलेगा कि हम लोग मास फ्लो रेट के हिसाब से कुछ चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं. मतलब मास फ्लो रेट किसी गिवन चीज़ के अंदर, मतलब मान लो हम एट द एंड मास तो कंजर्व करना ही है अपना, कि भाई जो मास है वो तो कंजर्व्ड है ना अपना. और अगर मास हमारा कंजर्व्ड है तो मास फ्लो भी कंजर्व होगा, यानी कि जितना अंदर गया उतना ही बाहर जाएगा. जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जितना अंदर उतना बाहर. ये चीज़ हमारी मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए ताकि हमारा मास कंजर्व्ड रहे. मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है. ओके. तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम एक गिवन सिचुएशन के अंदर मास को कांस्टेंट रख सकते हैं. और अगर हमारा मास वाला ही सिस्टम कांस्टेंट हो गया तो क्या हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मीनिंग समझ आए चीज़ों का. बिल्कुल कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देंगे, दिस इज़ मास फ्लो रेट
पर यूनिट लेंथ। और इस तरीके से हम लोगों ने एंड अप किया इस एक इक्वेशन के ऊपर। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें हमने पर यूनिट लेंथ की यूज़ किया ताकि हम लोग इसको, क्योंकि देखो ये एक बहुत जनरलाइज्ड इक्वेशन है, याद करो हमने स्टार्ट किया था एक्स वाई के साथ और हम लोग एंड कर रहे हैं एक जनरलाइज्ड फंक्शन के साथ। ये थोड़ा कैलकुलेशन को मुश्किल कर सकता है या फिर हमें मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, तो बेटर होगा हम इसको पैरामीटर्स में तोड़ दें। इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा एन रखा, क्योंकि हम सिर्फ मास फ्लो रख देते हैं ना, तो देखो मास फ्लो ठीक है, मास फ्लो भी होता है, एक्स के अंदर अलग होगा वाई के अंदर अलग होगा, पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद से कैलकुलेट करना, क्योंकि हम मास पर यूनिट एरिया ले लेते हैं और एरिया जो है दो डायरेक्शन को एक साथ गवर्न करता है। तो हम लोगों ने, ताकि हम इसको बाद में आराम से बेसिकली पैरामीटर्स में तोड़ पाएँ, तो हम लोगों ने एक पर यूनिट लेंथ को भी चूज़ कर लिया। अब हम इस चीज़ को बाद में जब खोलेंगे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमें दो स्ट्रीम लाइन्स कुछ कुछ ऐसे जा रहे हैं तो उनके बीच में वेलोसिटी का अंतर होने वाला है, ये चीज़ तो हमें क्लियर है। ओके, वेलोसिटी का अंतर है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी कि लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऐसे मतलब निकाल लें, जो कि हमारी लेंथ का डिफरेंस है, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक फैक्टर इसके वाई कोऑर्डिनेट चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है और एक फैक्टर इसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है। ऑलराइट, तो जैसे हम लोग इसको थोड़ा खोलेंगे तो हम लोग एंड करेंगे कुछ कुछ इस तरह की इक्वेशन के ऊपर। और क्योंकि ये चीज़ खुद दो पैरामीटर्स में टूट सकती है, तो हम जब इसको तोड़ेंगे और रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, देखिए देखो चेन रूल से हम लोगों ने इसको खोल दिया। ऑलराइट, और जैसे हमने इसको खोला तो हम लोगों ने बाद में जब हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे ना यहाँ पर, लाइक ये वाले पार्ट को हम जब ये वाई वाला पार्ट है ना, तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें फाइनल मिलेगा कि ये यहाँ पर इक्वल हो गया, हमें इनसे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऑलराइट, और ये हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर होगा, अगर हमारे जो पैरामीटर्स है वो एक्स एंड वाई में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें यही सेम पैरामीटर उठाने हो, हम बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर यहाँ पर सिलेंड्रिकल लिखा है पर हम इसे पोलर बोलते हैं। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको तोड़ पाएँ, लाइक एंगल एंड रेडियस के हिसाब से हम काम कर पाएँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम उस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस केस में, तो हमें कुछ कुछ इस तरह का फाइनल आउटपुट मिलेगा। और अगर हम लोग इनकम्प्रेसिबिलिटी को एक अजम्पशन के रूप में मान लें, तो हमारा यहाँ से डेंसिटी फैक्टर जो है घट जाएगा, यानी कि हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे चीज़ों को, और हमारी ओवरऑल जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। मान लो डेल को मत रहना, डेल और डेंसिटी थोड़ी अलग है, इस बात का ध्यान रखना। और इससे हम लोग फाइनल सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पर हमारे पास इनकम्प्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी दोनों केसेस के अंदर कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के अंदर कुछ कुछ इक्वेशंस उपलब्ध हैं जिससे हम लोग फाइनल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और ये चीज़ हमें एनालाइज करने में मदद करेंगे। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इक्वेशंस जो कि 2D एंड स्टडी मोशंस के लिए यूज़ की जाती है। स्टडी मोशन यानी कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बेसिकली आपके वेलोसिटी के हिसाब से डिफाइंड है और एक फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। फॉर स्ट्रीमलाइन दिस इज कांस्टेंट। ऑलराइट, फॉर अ गिवन सिनेरियो यानी कि किसी बताई गई परिस्थिति के अंदर ही कांस्टेंट होगा, यानी कि हर परिस्थिति के लिए कांस्टेंट अलग होगा क्योंकि एक आर्बिट्री है। तो अब हम आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल नोट की तरफ। देखो अब हकीकत में मतलब प्रैक्टिकली एक एरोडायनेमिसिस्ट या फिर ऐसा कोई बंदा फिजिसिस्ट जो एरोडायनेमिक्स के ऊपर काम कर रहा है, वो यूजुअली हमारे स्ट्रीम फंक्शंस को रेयरली यूज़ करेगा, कम ही यूज़ करते हैं। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करनी हो तभी इस्तेमाल होता है, पर जब उसे थोड़ा चीज़ें समझानी हो या चीज़ें समझनी हो, खुद के लिए समझनी हो, डिज़ाइन करना हो, तो यूजुअली फ्लो विड्स का यूज़ करते हैं। कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, मे भी शायद किसी को ना समझ आया हो, फ्लो विड्स बोलते हैं इसको, यानी कि जिससे हम टेक्निक जिससे हम लोग विजुलाइज करते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, वो सब कुछ फ्लो विड्स का पार्ट है। हम लोग फ्लो विड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग एक सैम्पल बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी होता है, सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप में बता देता है। मतलब देखो अगर आप एनालिसिस करोगे उससे आपको बहुत डेप्थ चीज़ें पता चलेंगी, पर वो टाइम भी लेंगी और उसमें आपको चीज़ हो सकता है कुछ मिस आउट कर जाओ। तो इनिशियली सबसे पहले इन्हीं का यूज़ किया जाता है, वो तो एंडिंग फेज है जब आप कुछ कुछ डिज़ाइन बना लो, तो उन डिज़ाइन को फाइनल बना के टेस्ट करने से पहले, फाइनल प्रोडक्शन में डालने से पहले एक बार चेक किया जाता है। अब आप हर बार तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस नहीं करने वाले हो, FEM नहीं लगाने वाले हो, तो सबसे पहले ऐसे ही कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें कुछ ओवरऑल आइडिया लगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है उन टेस्ट को कंडक्ट करना, और वो भी जजमेंट ही होता है, फाइनल रिजल्ट तो वो भी नहीं बता पाते।
आप पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री देख सकते हो इसके थ्रू। एंड आप विस्कोसिटी का रिजल्ट्स वगैरह चेक कर सकते हो कि कहाँ पर कितना क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा कम क्रिएट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। एंड एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ आज। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आज जाना कि हमने जो ये पढ़ा था कंजर्वेशन लॉज, इसका हम रियल एप्लीकेशन कैसे देख सकते हैं और टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले फ्लो विज के ऊपर बात की, जिसमें हम लोगों ने पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर बात की। फिर स्ट्रीम लाइन्स को मैथमेटिकली भी डिफाइन किया। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी स्ट्रीम लाइन की। उसके बाद में हम लोग गए यहाँ पर और हम लोगों ने स्ट्रीम फंक्शंस को निकाला। एक बार से स्ट्रीम फंक्शन हमारे निकल गए तो हम लोगों ने उसके अंदर थोड़े से सिचुएशंस को और इनकैपेसिबिलिटी को मानते हुए यहाँ मास को पुट ऑन किया और कुछ मीनिंग दिया एक कांस्टेंट को। उसके बाद में हम लोगों ने उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस की और दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कुछ हमने अपने फाइनल रिजल्ट्स निकाले, जिसका हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने उसके अंदर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर गए और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई जिसके अंदर ये सब कुछ यूज़ करा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल नोट के ऊपर चीज़ें एंड करी। वेल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।